वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। आज हम बात करेंगे भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इसमें हम बाबर का अध्ययन करेंगे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राजनीतिक अराजकता फैल गई। 1414 ईस्वी में खिजर खां ने दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना की। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने यहाँ पर अंतिम सैयद शासक को पराजित कर लोधी वंश की नींव रखी। यद्यपि बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते रहे, परंतु सिकंदर का पुत्र और उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने कई गलत नीतियां अपनाई, जिस कारण उसकी प्रजा और अमीर उसके विरुद्ध हो गए। इससे राज्य में चारों ओर अराजकता फैल गई। स्थिति का लाभ उठाकर 1526 ईस्वी में अफगानिस्तान के मुगल शासक बाबर ने आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में उसे पराजित कर यहां मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत पर बाबर के आक्रमणों के कारण क्या थे। काबुल में अपनी स्थिति को संगठित करने के बाद बाबर ने भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को अनेक कारणों ने प्रेरित किया। सबसे पहला कारण था यहाँ की कमजोर राजनीतिक दशा। देश छोटे छोटे भागों में बंटा हुआ था। दौलत खां लोधी तथा आलम खां लोधी ने भी बाबर को सहायता का वचन दिया था, जिससे बाबर का साहस बहुत बढ़ गया। दूसरे बाबर की महत्वाकांक्षा, वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। समरकंद में उसकी पराजयों ने उसका मनोबल नहीं तोड़ा, बल्कि वह अपनी उस असफलता को भारत विजय के द्वारा पूर्ण करना चाहता था। लेकिन सबसे बड़े बात यह कि तैमूर बाबर का पूर्वज था। 14वीं शताब्दी के अंत में उसने भारत को जीता था। इसलिए बाबर भारत के उन सभी प्रदेशों को पुनः जीतना अपना कर्तव्य समझता था। भारत की आर्थिक समृद्धि ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपनी आत्मकथा तुज़्क़े बाबरी में बाबर स्वयं लिखता है कि उसे 111 वर्षीय एक वृद्धा ने भी भारत जीतने के लिए प्रेरित किया और उसे भारत की अथाह दौलत के विषय में बताया, जो उसका पूर्वज तैमूर यहां से लूटकर ले गया था। अब बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी से आक्रमणों का सिलसिला शुरू किया। तो संक्षेप में हम उसके प्रारंभिक आक्रमणों के बारे में विचार करेंगे कि पहला आक्रमण उसने अप्रैल 1519 ईस्वी में किया और बिना किसी कठिनाई के वो बाजौर और भेरा पर अधिकार करने में सफल हुआ। भेरा में हिंदू बेग को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर बाबर वापस काबुल लौट गया, परंतु बाबर के लौटते ही भेरा के लोगों ने हिंदू बेग को भी यहां से भगा दिया। तो सितंबर 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया। इस बार वह पेशावर तक आ पहुंचा, परंतु इसी दौरान काबुल में विद्रोह हो गया, जिस कारण उसे शीघ्र ही वापस लौटना पड़ा। 1520 ईस्वी में बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण किया। उसने बाजौर,
भेरा तथा सियालकोट को बड़ी आसानी से जीत लिया। इसके बाद उसने सैयदपुर पर चढ़ाई की। यहां लोगों ने उसका डटकर मुकाबला किया। इस पर बाबर क्रोध में आ गया तथा उसने लोगों पर बड़े अत्याचार किए। बाबर अपना विजय अभियान लाहौर तक ले जाना चाहता था, परंतु इसी दौरान कंधार में गड़बड़ी फैल जाने के कारण उसे तुरंत वापस लौटना पड़ा। इसके बाद कुछ समय बाबर भारत पर आक्रमण नहीं करता, परंतु 1524 ईस्वी में उसे एक बार फिर मौका मिला। दरअसल पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा सुल्तान इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को इस आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। इस आक्रमण के दौरान बाबर ने पंजाब के बहुत से प्रदेशों को जीत लिया। इस विजय के बाद बाबर ने दौलत खां को जालंधर दोआब का इलाका, उसके पुत्र दिलावर खां को सुल्तानपुर तथा आलम खां को दीपालपुर के क्षेत्र दे दिए। शेष प्रदेशों में अपना वायसराय नियुक्त करके वह वापस काबुल लौट गया। दौलत खां बाबर की इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह तो पूरे पंजाब पर अधिकार करना चाहता था। उसका बाबर को पंजाब बुलाने का उद्देश्य मात्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल करना था। इसलिए बाबर के वापस लौटते ही उसने दिलावर खां तथा आलम खां से उनके प्रदेश छीनकर मुगलों को भी यहां से निकाल दिया। समरकंद में अपनी असफलताओं के बाद, जैसे पहले आपको बताया है कि बाबर भारत की ओर आकर्षित हुआ था, भारत में राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाते हुए बाबर ने 1519 ईस्वी से 1525 ईस्वी के मध्य 5 आक्रमण किए। एडवर्ड्स और गैरेट लिखते हैं, जैसा कई बार इतिहास में घटित हुआ है, देश की आंतरिक फूट ने इसे एक दृढ़ निश्चयी आक्रमणकारी के हाथ आसान शिकार बना दिया। As had happened more than once in past history, the internal dissensions of the country made it an easy prey to a determined invader. नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर ने अपनी भारत विजय के लिए काबुल से प्रस्थान किया था। उसने दौलत खां लोधी को पराजित करके उसे बंदी बना लिया और भेरा के दुर्ग में भेज दिया, परंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बाबर ने बिना किसी कठिनाई के पंजाब पर अधिकार कर लिया और इसके बाद उसने दिल्ली की ओर कूच किया। अपनी आत्मकथा में बाबर लिखता है, हिंदुस्तान को जीतने की इच्छा मेरे मन में सदा ही बनी रही थी, और चूंकि इन्हें कभी तुर्कों ने भी जीता था, इसलिए मैं इन पर अपना वैध अधिकार मानता था और इन पर अधिकार करने का मैंने पक्का इरादा किया हुआ था, चाहे इन्हें शांति पूर्वक प्राप्त करूं या शक्ति के प्रयोग से। इस प्रकार बाबर की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक ही इब्राहिम लोधी के साथ टकराती थी। अब बाबर के लिए भारत की केंद्रीय शक्ति के विरुद्ध युद्ध निश्चित हो चुका था। यद्यपि यह एक कठिन कार्य था, परंतु बाबर इससे विचलित नहीं हुआ। वो लिखता है, मैंने अपना पांव दृढ़ता की रकाब पर रखा, हाथ में अल्लाह के विश्वास की लगाम पकड़ी और सुल्तान इब्राहिम के विरुद्ध कूच कर दिया। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल सेनाएं पानीपत के मैदान में पहुंच गईं। लगभग इसी समय
सुल्तान भी अपनी सेना सहित नगर के दूसरी ओर पहुंच गया था। एक सप्ताह तक किसी ने भी आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया। अब मुगलों की सैनिक संख्या के संदर्भ में विद्वानों में बहुत मतभेद है। बाबर अपनी आत्मकथा में इसकी संख्या 12,000 बताता है, जबकि बाबर का बायोग्राफर राशब्रुक विलियम्स लिखता है कि मुगलों की सैनिक संख्या 8,000 थी। परंतु सर्वमान्य विचार के अनुसार मुगल सेनाओं की संख्या 25,000 से कम नहीं थी, जबकि अफगान सेना 1 लाख से कम नहीं रही होगी। अपनी आत्मकथा में बाबर स्वीकार करता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले उसकी सेना हौसला छोड़ चुकी थी। उसने रणनीति तैयार करने और सैनिक तैयारियों में 1 सप्ताह लगा दिया। दाईं ओर से पानीपत के नगर ने उसकी रक्षा की, जबकि बाईं ओर उसने खाइयां खुदवा डाली, जिन्हें सूखे पेड़ों की टहनियों और झाड़ियों से ढांप दिया गया। मकसद इसका यह था कि खाइयां गहरी थी, सूखे पेड़ों और टहनियों की वजह से पता नहीं लगता था, टहनियों, झाड़ियों, पत्तों वगैरह से, कि यहां पर खाई है, और जैसे दुश्मन अगर इस दिशा से आक्रमण करे तो वो इन खाइयों में गिर जाए। यह बाबर का मकसद था। मध्य में 700 गाड़ियों को खड़ा किया गया। मोबाइल वैन्स ही हैं, जिन्हें चमड़े की रस्सियों के साथ आपस में जोड़ा गया था। उस्ताद अली और मुस्तफा के अधीन तोपखाना तैनात किया गया। बाबर ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटा। अग्रिम भाग, मध्य भाग जो बाबर के अधीन था, बायां भाग जिसका नेतृत्व सुल्तान मिर्जा के अधीन रखा गया, जबकि हुमायूं के अधीन दायां भाग रखा गया। इसके पीछे सुरक्षित सेना थी, जिसका इंचार्ज बाबर ने अब्दुल अजीज को बनाया था, और इसका मकसद ये था कि जहां भी जरूरत पड़े, अगर कोई भी भाग जो है वो कमजोर लग रहा हो, तो सुरक्षित सेना में से कुछ सैनिक वहां भेजे जाएं। सेना के दोनों ओर तुलुगमा सैनिक तैनात किए गए थे। इनका कार्य युद्ध शुरू होने पर शत्रु को पीछे से घेरे में लेना था। दूसरी ओर सुल्तान इब्राहिम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा था। अग्रिम भाग, मध्य भाग, दायां भाग और बायां भाग। परंतु सुल्तान की सेना के पास लड़ने की क्षमता, अनुभव और साधनों का अभाव था। इब्राहिम लोधी ने सप्ताह भर के समय में से एक क्षण भी सैनिक तैयारियां ना कर बहुत बड़ी गलती की। कीन लिखता है, एक और वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के साधन और निराशा की स्थिति में भी साहस रखने वाले सैनिक थे, तो दूसरी ओर मध्यकालीन ढंग के सैनिक थे, जो नेजों, भालों और तीरंदाजों की अनुशासनहीनता की भीड़ जैसे खड़े थे। कीन की ये स्टेटमेंट है, ऑन वन साइड वर द करेज ऑफ डिस्पेयर and something of the resources of scientific warfare. On the other side were men at arms of the medieval type, with crowded ranks of supermen and archers thronging on in foolhardy disorder. अब देखिए, 12 अप्रैल से बाबर ने यहां तैयारियां शुरू की। 19 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो दूसरे ओर सुल्तान ने एक जश्न मनाया और अपने सैनिकों में अपार दौलत बांट दी। इस समय तक बाबर भी सैनिक तैयारियां पूरी करके चाहता था कि इब्राहिम कार्यवाही करे,
क्योंकि बाबर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, परंतु सुल्तान की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। 20 अप्रैल की रात्रि बाबर ने 4000 या 5000 सैनिकों को भेजकर अफगानों पर अचानक आक्रमण कर दिया। यद्यपि यह आक्रमण असफल रहा, परंतु बाबर की उद्देश्य पूर्ति कर गया। अगले दिन प्रातः ही अफगान गुस्से से भरे हुए मुगलों की ओर बढ़ने लगे। वे इतनी तेजी से बढ़े कि 4 मील की दूरी मात्र 3 घंटे में ही पूरी कर ली, परंतु बाबर की रणनीति के सामने शीघ्र ही मात्र भीड़ का रूप धारण कर गए। परिणामतः अफगानों की सैनिक पंक्ति बिखर गई। यही बाबर चाहता था। इसके बाद उसने अपनी तुलुगमा सेना को निर्देश दिया कि वह शत्रु सेना को घेर ले। मुगलों का बायां पक्ष अनदेखा ही आगे बढ़ रहा था कि अफगानों ने उन्हें घेर लिया। बाबर एक महान सेना नायक था और अपनी सेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए था। जब उसने बाएं पक्ष को कठिनाई में पाया तो उसने तत्काल ही मध्य भाग से उनकी सहायता के लिए कुछ सेना भेज दी। इसी दौरान मुगलों को कुछ कठिन क्षणों का अनुभव करना पड़ा। इसके बाद बाबर ने अपने तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफा को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। इस समय तक अफगान सभी ओर से घिर चुके थे। दाएं, बाएं और पीछे से उन्हें तीरों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि सामने से तोप के गोले बरसने लगे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को हर ओर से मुगलों के सामने बेबस पाया। सुल्तान के सभी मित्र और साथी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। उसके एक सहयोगी महमूद खान ने उसे भाग जाने की सलाह दी, परंतु सुल्तान ने युद्ध भूमि से भागना अपमानजनक माना। वह एक कायर की नहीं बल्कि एक सच्चे सैनिक, एक सच्चे शासक की मौत मरना चाहता था। वह हजारों वफादार सैनिकों सहित लड़ते हुए प्राणों पर खेल गया। सुल्तान के मरने का समाचार मिलते ही अफगानों में भागदौड़ मच गई। मुगलों ने भाग रही अफगान सेना का पीछा किया और कईयों को मौत के घाट उतार दिया। बाबर को अपने जीवन की यह एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई। इस लड़ाई को जीतने के बाद वो दिल्ली की ओर बढ़ा तथा शहजादा हुमायूं को आगरा तथा इसके खजाने पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। बाबर लिखता है कि by the grace of Almighty God, this difficult affair was made easy to me, and the mighty army, in the course of half a day, was laid in the dust. कि अल्लाह की मेहर और कृपा से यह कठिन काम मेरे लिए आसान बन गया। इस लड़ाई में लगभग 50,000 अफगान सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। अब हम देखते हैं कि इस लड़ाई के परिणाम क्या निकले। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। इसके भारतीय इतिहास पे कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े और पहला इसका महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। पानीपत की लड़ाई के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। अंतिम सल्तनत वंश लोधी मुगलों का सामना करने में असफल रही। निसंदेह अभी भी आलम खां लोधी तथा महमूद लोधी जैसे सरदार तो अवश्य थे, परंतु इनमें इतनी शक्ति और योग्यता नहीं थी कि वे भारत में अफगान साम्राज्य की पुनर्स्थापना कर सके। स्टैनली लेनपूल ने लिखा है, दिल्ली के अफगानों के लिए पानीपत की लड़ाई
एक बहुत बड़ी त्रासदी रही। इससे उनके राज्य का सर्वनाश हो गया तथा उनकी शक्ति समाप्त हो गई। लिखते हैं, टू द अफगान्स ऑफ दिल्ली द बैटल ऑफ पानीपत वाज देयर कन्नाए। इट वाज द ruin of their dominions, the end of their power। दूसरा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया तथा स्वयं को भारत का शासक घोषित कर दिया। 27 अप्रैल को दिल्ली की मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा भी पढ़ा गया। लेकिन इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव हम देखते हैं वो थी कनवाहा की लड़ाई। अब इस लड़ाई ने मुगलों और राजपूतों के दरमियान कनवाहा की लड़ाई को निश्चित बना दिया। मेवाड़ का राणा सांगा भी दिल्ली पर अधिकार करने का इच्छुक था। इस प्रकार उसका मुगलों के साथ हितों का टकराव होने लगा जो कनवाहा की लड़ाई तक जा पहुंचा। भारत में तोपखाने का प्रयोग जो है पहली बार बाबर ने किया था और भविष्य में तोपखाना भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गया। इसके अलावा बाबर द्वारा धन बांटा गया। बाबर को दिल्ली, आगरा और आसपास के इलाकों से अपार दौलत प्राप्त हुई थी। बाबर ने अपने साथियों, संबंधियों तथा सैनिकों में बड़ी उदारता के साथ ये दौलत बांटी। बाबर ने काबुल में भी हर व्यक्ति के लिए चांदी का सिक्का भेजा और इस लड़ाई से जो मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है इसका संस्कृति सभ्यता के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा कि यहाँ पर मिश्रित सभ्यता का विकास हुआ। मुगल शासक दिल्ली के सुल्तानों की भांति कट्टर नहीं थे। उन्होंने भारत में धार्मिक उदारता की नीति अपनाई। इससे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के निकट आने लगे। मुगल काल में भारत में मौजूद शांति व्यवस्था, कला और साहित्य के विकास के लिए भी सहयोगी थी। इसलिए भारत में हिंदू मुस्लिम मिश्रित कला तथा संस्कृति का विकास हुआ। अब देखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में बाबर की सफलता के कारण क्या रहे। पहला कारण रहा बाबर की सैनिक योग्यता। बाबर ने मध्य एशिया में विभिन्न जातियों के विरुद्ध अनेक लड़ाइयां लड़ी। यद्यपि इनमें से कईयों में उसे असफलता का सामना करना पड़ा था, परंतु इस दौरान उसे लड़ने के विभिन्न तरीकों तथा रणनीतियों की भी जानकारी हो गई थी। इस लड़ाई में बाबर ने वे सभी ढंग अपनाए जो अंततः उसकी सफलता का कारण बने। दूसरे, भारत में एकता का अभाव। बाबर के आक्रमण के समय भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था जो सदा एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते थे। बाबर के विरुद्ध किसी भी प्रमुख भारतीय शासक ने इब्राहिम लोधी की सहायता नहीं की, बल्कि दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था। तो भारत की ये राजनीतिक फूट भी बाबर की सफलता का कारण बनी। तीसरा है इब्राहिम लोधी की अयोग्यता। बाबर की अपेक्षा इब्राहिम लोधी एक अयोग्य सेनापति था। उसे युद्ध संचालन तथा संगठन की भी कोई जानकारी नहीं थी और इसकी पुष्टि तो बाबर ने स्वयं भी की है जब वो लिखता है कि वो एक अनुभवी सैनिक नहीं था जो बिना किसी योजना के कूच कर देता था और बिना सोचे समझे पीछे हट जाता था। और बाबर की सफलता का सबसे बड़ा जो कारण हम मान सकते हैं वो था उसके द्वारा तोपखाने का प्रयोग।
बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग भी उसकी विजय का प्रमुख कारण था। भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने ही किया था। इससे पहले भारतीयों को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था तथा वह युद्ध भूमि में तीरों और तलवारों का ही प्रयोग करते थे। लेनपुल ने वे कहा है कि तीर गोलियों का जवाब नहीं दे सकते थे और यह कार्य कुछ घंटों में ही समाप्त हो गया था। Arrows cannot answer the bullets and the work was done within few hours. आगे 7 दिन का समय जो बाबर की सफलता का एक और बहुत अहम कारण सिद्ध होता है। लड़ाई शुरू होने से पहले बाबर को 7 दिन का समय मिल गया था। इस समय का बाबर ने रणनीति तैयार करने में भरपूर लाभ उठाया। इसके अलावा बाबर की सेना जो थकी हुई थी उसे भी आराम करने का समय मिल गया। तो माना जाता है कि यदि लड़ाई एकदम से शुरू हो जाती तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। और फिर है तुलुगमा प्रणाली का प्रयोग जो बाबर ने किया। अब ये प्रणाली क्या थी कि इसके अनुसार शत्रु सेना को पीछे से घेरता था। उज़्बेकों ने मध्य एशिया में इसी नीति का प्रयोग कर बाबर के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। बाबर ने इसे इब्राहिम के विरुद्ध पानीपत के मैदान में अपनाया तो इससे दिल्ली की सेना में हलचल मच गई। फिर इब्राहिम लोधी की अप्रियता जो है वो भी उसकी असफलता का कारण बनती है कि वो कोई लोकप्रिय शासक नहीं था। उसने अपनी नीतियों के कारण अपने सरदारों, संबंधियों तथा प्रजा को अपना विरोधी बना लिया था। और इसकी पुष्टि जो है ये तो उसके एक कंटेम्प्रेरी राइटर अहमद यादगार ने भी की है। तो इसलिए लड़ाई में किसी ने भी उसे समर्थन नहीं दिया। और सबसे अहम कारण बाबर की वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली। डॉक्टर एस.एम. जाफर के अनुसार बाबर एक वैज्ञानिक सेनापति था जो योजना बनाने में बड़ा माहिर था तथा इसे सफलतापूर्वक अंजाम देता था। बाबर भली भांति जानता था कि युद्ध भूमि में सेना को किस प्रकार खड़ा किया जाए, शत्रु पर कब और कैसे आक्रमण किया जाए तथा उसकी किस कमजोरी से लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा उसने अपनी सेना को बड़े अनुशासन में तथा नवीन शस्त्रों से सुसज्जित कर रखा था। दूसरी ओर सुल्तान की सेना संख्या में अत्यधिक होने के बावजूद मैदान में मात्र भीड़ बनकर रही। अब आगे कनवाहा की लड़ाई की बात हम करेंगे और उससे पहले हम थोड़े से देखते हैं कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई तो जीत ली थी परंतु भारत में यह उसकी समस्याओं का आरंभ था। यह हम लेनपुल की बात करेंगे। वो लिखता है कि बाबर अब दिल्ली का शासक था परंतु अभी हिंदुस्तान का शासक नहीं हुआ था। दरअसल पानीपत की सफलता के बाद उसे यहां अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और यदि वह इन समस्याओं को हल कर लेता है तो वह भारत का शासक बड़ी आसानी से बन सकता था, बल्कि वो यहां सब कुछ खो देता। पानीपत की विजय के बाद बाबर को जिन प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था उनमें दो तो थी। एक थी जलवायु, क्योंकि जब बाबर यहाँ लड़ाई जीतता है उसके बाद यहाँ एकदम से गर्म मौसम शुरू हो जाता है और ऐसी गर्मी जो बाबर ने या उसके सैनिकों ने अफगानिस्तान में नहीं देखी होती। इसके अलावा स्थानीय लोगों का विरोध जो है वो भी बाबर को झेलना पड़ता है।
एक जगह तो उसने खुद भी लिखा था कि जब मैं आगरा आया तो गर्मियों का मौसम था, सभी नागरिक डर के मारे भाग गए थे, इसलिए हमें अपने खाने के लिए अनाज नहीं मिल पा रहा था और ना ही अपने पशुओं के लिए चारा। कारण इसका ये था कि सभी जानते थे कि बाबर तैमूर का वंशज है और जैसे तैमूर ने लाखों लोगों का मर्डर किया, उनकी हत्या की थी, उनका वध किया था, वो बाबर को भी उन्हीं नजरों से देखते थे। लेकिन दो और उसके सामने जो कठिनाइयां थी, एक थे राजपूत और दूसरे थे अफगान। तो राजपूत जो थे उनकी बात हम पहले करेंगे कि भारत में मुगलों के लिए राजपूत एक कड़ी चुनौती थे। बाबर द्वारा भारत में ठहरने का निर्णय और यहां मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है, ये मेवाड़ के राणा सांगा के हितों के साथ टकरा रही थी। ऐसे हम जाफर लिखते हैं कि इस समय भारत में उसका राज्य प्रमुख था राणा सांगा का, और वह सबसे शक्तिशाली शासक भी था। वह सारे उत्तरी भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, परंतु अब बाबर उसके रास्ते में एक रुकावट बनने लगा था। बाबर के लिए राजपूतों का मुकाबला करना आसान नहीं था, क्योंकि उसके अपने ही सैनिक, जिन्होंने राजपूतों के साहस और वीरता की गाथाएं सुन रखी थीं, उनसे डरते थे। राजपूतों ने भी एक झड़प में मुगलों की सैनिक टुकड़ी को पराजित कर दिया था। उधर काबुल के एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी कि जल्दी ही मुगलों और राजपूतों के मध्य एक घमासान लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसमें मुगलों की पराजय निश्चित है। इससे मुगल सेना का डर और भी बढ़ गया। तो इस तरह बाबर के लिए ये कोई आरामदायक क्षण नहीं था। वो जानता था कि जब तक राणा सांगा की शक्ति का दमन ना किया जाए, तब तक भारत में उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी। इसके अलावा बाबर तथा राणा सांगा दोनों ही एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे थे। माना जाता है कि पानीपत की लड़ाई से पहले राणा सांगा तथा बाबर के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था तथा लड़ाई के समय उसे अपना समर्थन भी जुटाने का विश्वास दिलाया था। राणा सांगा का विचार था कि बाबर, जो तैमूर का वंशज था, भी अपने पूर्वज की भांति भारत में लूटमार करके वापस लौट जाएगा। राणा सांगा की यह भी योजना थी कि बाबर अपने आक्रमण से सुल्तान इब्राहिम को पराजित करके लोधी सल्तनत का या तो अंत कर देगा या इसे इतना कमजोर कर देगा कि राजपूत शासक के लिए इसे समाप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। परंतु बाबर द्वारा भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना का निर्णय राणा सांगा के स्वप्न को धूमिल करने के समान था। दूसरी ओर बाबर का यह आरोप था कि राणा सांगा ने अपने वायदे के मुताबिक पानीपत की लड़ाई के समय दूसरी दिशा से दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। इसके अलावा राणा सांगा ने हसन खां मेवाती और महमूद लोधी वगैरह कई अफगान सरदारों को अपने पास शरण दे रखी थी। अब ये सरदार मुगलों के विरुद्ध कार्रवाई करने में संलिप्त थे, तो बाबर के लिए ये सहन कर पाना भी संभव नहीं था। तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को दोनों सेनाएं फतेहपुर सीकरी से लगभग 16 किलोमीटर दूर कनवाहा के मैदान में आ डटी। यहां भी बाबर ने वही रणनीति बनाई जो उसने पानीपत में बनाई थी। उसने इस बार गाड़ियों को लोहे की जंजीरों के साथ बांधा था। यहां भी उसने एक दिशा से खाइयां खुदवाई
और दोनों ओर तुलुगमा सेना को खड़ा कर दिया। सेना को उसी प्रकार 5 भागों में बांटा गया। बाबर ने खुद मध्य भाग संभाला। उसके दाएं ओर चित्न तैमूर और खुसरो कोकिलताश थे। हुमायूं, दिलावर खां और भारतीय सरदारों ने दाएं पक्ष का नेतृत्व संभाला, जबकि बायां पक्ष सैयद मेहदी ख्वाजा की देखरेख में छोड़ा गया। राणा सांगा ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा, परंतु कोई भी वैज्ञानिक पक्ष नहीं था। हसन खां मेवाती, महमूद लोधी आदि अनेक अफगान भी मुगलों के विरुद्ध इस लड़ाई में राजपूतों का साथ देने के लिए आ मिले थे। तो इस लड़ाई में मुगलों की सैनिक संख्या 50,000 तथा राजपूतों की 1 लाख के करीब मानी जाती है। अब यद्यपि इस लड़ाई में बाबर पूरी तरह से चौकन्ना था, परंतु उसके सैनिकों के हौसले टूट चुके थे, विशेषकर काबुल के ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बाद। अब बाबर ने सबसे पहले तो उस ज्योतिषी को बंदी बना लिया और अपने सैनिकों में उत्साह बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों की एक सभा बुलाई तथा कहा, ए मुगल सरदारों तथा सैनिकों, प्रत्येक व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है उसका विनाश भी निश्चित है। केवल अल्लाह ही अविनाशी है। जिसने जीवन का सुख और आनंद अनुभव किया है, अंत में उसे मृत्यु का स्वागत भी करना ही पड़ेगा। कितना अच्छा है कि बदनामी के नाम से जीवित रहने की जगह इज्जत की मौत मिले। अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है कि उसने हमें ये मौका दिया है कि यदि हम उसके नेक काम के लिए शहीद होते हैं तो हमें जन्नत मिलेगी, और यदि हम विजयी रहते हैं तो हम गाजी कहलाएंगे। बाबर ने यह भी कहा, दुनिया के सभी मुसलमान शासक ऐसे शासक के लिए क्या कहेंगे जिसने मौत के डर से ऐसे साम्राज्य का त्याग करना मान लिया। तो बाबर के इन शब्दों का उसकी सेना पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उनके दिल, उनका उत्साह जो है वो भी बहुत बढ़ गया। उन्होंने पवित्र कुरान पर हाथ रख के कसम खाई, वे दुख सुख में अपने शासक के साथ खड़े रहेंगे और उनका साथ देते रहेंगे। बाबर ने इससे पहले जिहाद की घोषणा की। उसने शराब के सारे बर्तन तोड़ डाले तथा भविष्य में कभी भी शराब ना पीने की कसम खाई। 17 मार्च की सुबह राणा के बाएं पक्ष ने मुगलों के दाएं भाग पर आक्रमण कर युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु चिन तैमूर ने इसे पीछे धकेल दिया। इसी दौरान मुस्तफा रूमी ने अपने तोपखाने को आगे बढ़ाया। राजपूतों के दाएं पक्ष का आक्रमण भी असफल पड़ा। शीघ्र ही लड़ाई भयंकर रूप धारण कर गई। राजपूतों ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया। जल्दी ही बाबर ने अपने तोपचियों को तोपों के गोले बरसाने का आदेश दिया। राजपूत ज्यादा देर तक मुगलों का सामना करने में असमर्थ रहे। इसी बीच राणा सांगा को एक तीर लगा, जिससे वो घायल हो गया और उसके सैनिक उसे रणभूमि से बाहर ले गए। राणा के हटते ही राजपूत सेना में भगदड़ मच गई। हसन खां मेवाती लड़ते हुए मारा गया, जबकि महमूद लोधी रणभूमि से ही भाग गया। 10 घंटे की लड़ाई के बाद ही मुगलों को एक शानदार सफलता यहां पर प्राप्त हुई। तो इस सफलता के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की तथा राजपूतों की खोपड़ियों का एक मीनार बनवाया। अब देखें कि इस लड़ाई का महत्व जो है वो क्या रहा। तो इस लड़ाई में मुगलों को एक शानदार विजय प्राप्त हुई।
इसके परिणाम स्वरूप राजपूत शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। रशब्रुक विलियम्स के अनुसार शायद ही कोई ऐसा राजपूत वंश हो जिसका खून इस लड़ाई में ना बहा हो। दूसरा है कि राणा सांगा के लिए इस पराजय का दुख सहन करना संभव नहीं रहा और कुछ समय बाद उसका भी देहांत हो गया। इसके अलावा कनवाहा की लड़ाई में राजपूतों की पराजय ने उत्तरी भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की संभावना ही समाप्त कर दी। और चौथा देखते हैं कि कनवाहा की लड़ाई में सफलता प्राप्त कर बाबर के लिए उत्तरी भारत पर एक अधिकार स्थापित करना आसान हो गया। अब उसके लिए भाग्य की खोज में भटकने के दिन समाप्त हो गए। उसने भी काबुल की अपेक्षा दिल्ली को अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना लिया। तो यहां देखते हैं कि कनवाहा में बाबर की सफलता के क्या कारण रहे। तो जैसे कि हमने अभी बात की है कि लड़ाई के आरंभ में तो मुगल सैनिक डरे हुए थे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने एक महान विजय प्राप्त की। तो इसके कई कारण थे। इनमें सबसे पहला कारण जो हम बात करेंगे वो है कि इस लड़ाई को बाबर ने जिहाद का नाम दिया था, इसलिए उसके सैनिकों में इस लड़ाई के प्रति जोश स्वाभाविक था। वे पूरे धार्मिक जोश के साथ लड़े, जबकि राजपूतों में इसका अभाव था। दूसरा है कि यद्यपि राजपूत एक वीर जाति थी, परंतु उनकी युद्ध नीति पुरातन थी। नवीन सैनिक शस्त्रों का उन्हें ज्ञान तक नहीं था। इन परिस्थितियों में उनके लिए मुगलों की नवीन तथा विकसित युद्ध प्रणाली का मुकाबला कर पाना बहुत कठिन था। आगे कि बाबर एक महान सेना नायक तथा कूटनीतिज्ञ था। जब उसके सैनिक युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहे थे तो उसने एक जोशीले भाषण के द्वारा उन्हें उत्साहित किया और लड़ाई के लिए प्रेरित किया। आगे के इस लड़ाई में बाबर की सफलता का एक और प्रमुख कारण उसका तोपखाना था। राजपूतों ने तोपखाने के बारे में कभी सुन भी नहीं रखा था, इसलिए तोपों के गोलों के सामने उन्होंने स्वयं को प्रभावहीन पाया। और बाबर की तुलुगमा प्रणाली भी मुगलों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण थी। राजपूत इस प्रणाली को समझ ही नहीं पाए और इसमें घिर कर रह गए। और अंत में हम देखेंगे कि राणा सांगा में दूरदर्शिता का अभाव था। बेशक वो एक वीर और साहसी योद्धा था। पानीपत की लड़ाई में उसने इब्राहिम की सहायता नहीं की, जिससे बाबर को भारत में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यदि उस समय राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को सहायता दी होती तो शायद इतिहास की रूपरेखा भी बदली हुई होती। लेकिन जैसा कि अक्सर हम कहते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट द स्टडी ऑफ इफ्स एंड बट्स, कि ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ये हो जाता तो ये इतिहास का पहलू नहीं है। इतिहास में हम उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, आगे बात करेंगे हम चंदेरी की लड़ाई की, कि यद्यपि बाबर ने कनवाहा में राजपूतों पर एक महान सफलता प्राप्त की थी, परंतु उसकी राजपूत समस्या अभी समाप्त नहीं हुई थी। राजपूत चंदेरी के शासक मेदिनी राय के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी करने लगे।
लगभग 5,000 राजपूत सैनिकों ने चंदेरी के दुर्ग में शरण ली। बाबर ने भी 27 जनवरी 1528 ईस्वी को दुर्ग को घेर लिया। राजपूतों ने बहुत बहादुरी से मुगलों का मुकाबला किया और जैसा कि सर ईडी रॉस लिखते हैं कि दूसरे ही दिन राजपूतों ने सफलता की उम्मीद त्याग दी। राजपूत स्त्रियों ने जौहर की रस्म निभाई एवं स्वयं को चिता में जीवित जला दिया। वीर राजपूत योद्धा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए किले से बाहर निकल आए तथा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अंततः 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया और अपनी आत्मकथा में बाबर लिखता है कि बिना अपना झंडा उठाए, बिना सैनिक ढोल बजाए और बिना शस्त्रों का प्रयोग किए मैंने यह प्रसिद्ध किला जीत लिया। चंदेरी का प्रबंध अहमद शाह को सौंपकर बाबर दिल्ली वापस आ गया। अहमद शाह ने बाबर को 50 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में देने स्वीकार किए। तो इन दो लड़ाइयों में हजारों राजपूत मारे गए। इससे राजपूत शक्ति का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ और बाबर की जिंदगी की आखिरी लड़ाई घाघरा की लड़ाई जो अफगानों के खिलाफ उसने लड़ी। अफगान भारत में अपना राज्य पुनर्स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। इसी कारण महमूद लोधी और हसन खां मेवाती अपनी सेना सहित राजपूतों की सहायता के लिए कनवाहा की लड़ाई में शामिल हुए थे। कनवाहा की लड़ाई के बाद महमूद लोधी भाग आया था और पूर्वी भारत में मुगलों के विरुद्ध गतिविधियों में उलझने लगा था। 20 जनवरी 1529 ईस्वी को बाबर गंगा के किनारे दक्तकी पहुंचा। यहां उसे सूचना मिली कि अफगान उसके विरुद्ध एक त्रिकोणा संघर्ष शुरू करने की तैयारी में जुटे हुए थे। एक दल जो था उसका नेतृत्व बिबन और बायजीद कर रहे थे और ये सरवर की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे महमूद लोधी और फतेह खां सरवानी के नेतृत्व में अफगान चुनार की ओर आ रहे थे, जबकि शेर खां सूरी अपनी सेना सहित गंगा नदी को पार कर बनारस की ओर बढ़ रहा था। तो 23 मार्च को बाबर चुनारगढ़ पहुंचा, जहां उसने सोन नदी के किनारे महमूद लोधी के आगमन की जानकारी मिली। जब बाबर गाजीपुर पहुंचा तो महमूद खां लोहानी, जलाल खां, फरीद खां और शेर खां सूरी ने उसकी अधीनता मान ली। इसके बाद अफगान विद्रोही बंगाल की ओर बढ़े। बाबर के बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ अच्छे संबंध थे और चूंकि वो नुसरत शाह के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया और उसके सामने उसने दो प्रमुख मांगें रखी। पहली कि वो अफगान विद्रोहियों को शरण न दे और दूसरी वो मुगलों के लिए बंगाल का रास्ता खोल दे ताकि वो विद्रोहियों का दमन कर सकें। परंतु नुसरत शाह ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर बाबर ने घोषणा की कि यदि कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है तो उसके लिए नुसरत शाह स्वयं जिम्मेवार होगा। बाबर ने अपनी वार काउंसिल, अपनी युद्ध संसद की सभा बुलाई और इसके बाद 1 मई को गंगा नदी पार की। 4 मई को मुगलों ने घाघरा पार करने के प्रयास किए, परंतु अफगानों ने मुगलों का डट कर विरोध किया। अंततः 6 मई को घाघरा के मैदान में दोनों पक्षों में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। यहां बाबर ने महमूद लोधी और नुसरत शाह की सेनाओं को पराजित किया। अब महमूद लोधी तो यहां से भाग गए, परंतु लड़ाई के बाद नुसरत शाह ने बाबर के साथ संधि कर ली।
इसके अनुसार उसने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा विद्रोहियों की सहायता न करने का वचन दिया। तो इस पराजय ने भारत में अफगान विद्रोहियों की कमर तोड़ दी। अच्छे सैनिक नेतृत्व ने एक बार फिर उन्हें सफलता का स्वाद चखाया, जैसे कि लेनपुल ने लिखा है कि गुड जनरलशिप हैड वंस मोर गाइडेड वेलर टू विक्ट्री। तो इस तरह से 4 साल की अपने छोटे से समय में बाबर ने उत्तरी भारत में अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। 1530 ईस्वी में अपने देहांत से पहले उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में बिहार तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर और चंदेरी तक फैला हुआ था। तो ये था हमारा टॉपिक, भारत में बाबर के द्वारा मुगल सत्ता की स्थापना का। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।